Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 19 August 2020 and we have to study about bread basket and dust bowl. As you all know, yesterday we talked about the introduction of threshing machines. The laborers who destroyed the threshing machines, now we got the point that how and why they destroyed the threshing machines. So now we have to talk about the bread basket and dust bowl. Now let us travel across the Atlantic of the USA. अब क्या हमें पढ़ना है कि हमें ट्रेवल हम देखना है कि जो ट्रेवल था फ्रॉम अटलांटिक टू यूएसए, ये हमें इस बारे में अब हमें ये पॉइंट एक है कि नाउ लेट अस वी ट्रेवल फ्रॉम अटलांटिक टू यूएसए. लेट अस सी हाउ मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलप्ड देयर. अब हमें देखना है और अटलांटिक टू यूएसए में मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो कैसे डेवलप हो गया. वी हैव टू टॉक अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर. तो हमें देखना है कि ये मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है, जो हमने ट्रेवल किया थ्रू अटलांटिक टू यूएसए के बारे में, तो हमें देखना है कि ये मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है ये कैसे डेवलप हो गया, इसमें कैसे चेंज आ गई. हाउ द यूएसए बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. हमें ये भी देखना है, इसमें ये भी हमने पढ़ना है आगे कि जो यूएसए है ये कैसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन गया. ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या देखना है हमें, आपको पता ही है कि जो यूएसए है उसने ब्रेड में डेवलपमेंट बहुत किया, वहाँ पे ब्रेड ज़्यादा बनते हैं. तो यही हमने देखना है कि जो अटलांटिक टू यूएसए ट्रेवल किया गया थ्रू लेबर्स, थ्रू पीपल, थ्रू ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज इन्वॉल्व विद दिस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर में, जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसको बनाने में, कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे धीरे धीरे डेवलप होने लगा. अब हमें इसमें देखना है कि जैसे यूएसए के बारे में अगर हम पढ़े तो ये ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है यूएसए को. तो फिर हमें देखना है कि एंड व्हाट दिस मीन टू द रूरल पीपल ऑफ अमेरिका. और हमें ये भी देखना है कि ये जो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन गया तो इससे क्या इफेक्ट और क्या असर पड़ा रूरल एरिया जो थे यूएसए के, रूरल पीपल जो थे यूएसए के. ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ. हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्रेड बास्केट और डस्ट बाउल के बारे में बात कर रहे हैं. अब जो अटलांटिक और यूएसए के बारे में हमने ट्रैवल किया, फिर हमें पढ़ना है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे वहाँ पे डेवलप हो गया. फिर हमें ये भी देखना है कि यूएसए को कैसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बताया गया. फिर हमें ये देखना है कि ये ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जो बन गया यूएसए, उससे क्या इफेक्ट होने लगा रूरल पीपल ऑफ यूएसए पे, उन पे क्या उस चीज का लाहे अमल आ गया. ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. अब हम देखेंगे आगे, ये हमने पढ़ा यूएसए के बारे में कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, उससे हमें ये देखना है कि रूरल पीपल पे क्या असर पड़ गया अमेरिका में. At that time that common fields were being enclosed in England at the end of the 18th century. और हमने पीछे देखा, जैसे थ्रेशिंग मशीन्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने ट्रैवल इन इंग्लैंड पढ़ा, हमने वहाँ पे फूड प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रोसेस पढ़ा कि कैसे वो वूल की डेवलपमेंट कर रहे थे और वूल की डेवलपमेंट में उनको कैसे ज़्यादा अहमियत मिली क्योंकि वो शीप्स को ज़्यादा ग्रेज करने लगे. फिर हमने देखा कैसे वहाँ पे चेंज आने लगी एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि जो वो क्रॉप्स बाहर यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उन चीज़ों से क्या असर होने लगा. तो एट द टाइम ऑफ द कॉमन फील्ड्स वर बीइंग इनक्लोज्ड इन इंग्लैंड एट द 18th. जो कॉमन टाइम था इंग्लैंड में, वहाँ पे क्या हुआ 18th सेंचुरी में, जो इनक्लोज्ड लैंड थी वो बंद होने लगी. धीरे धीरे वहाँ पे सेटलमेंट जो एग्रीकल्चर था कम होने लगा. सेटल्ड एग्रीकल्चर हैड नॉट डेवलप्ड ऑन एनी एक्सटेंसिव स्केल इन द यूएसए. जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था वो अभी डेवलप नहीं हुआ था एक्सटेंसिव स्केल पे यूएसए में. कहाँ पे? यूएसए में अभी भी सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था. मतलब जो यूएसए में एग्रीकल्चर का प्रोसेस था, जो वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स थी, वो अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ था. तो
फॉरेस्ट कवर्ड ओवर 800 मिलियन एकर्स। और जो यूएसए में हम देखें तो 800 एकड़ 8000 एकड़ 800 मिलियन सॉरी 800 मिलियन एकर्स जो थे वो डेंस फॉरेस्ट्स की वजह से बंद हो चुके थे। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए में 800 मिलियन एकर्स जो थे फॉरेस्ट के डेंस, जो 800 मिलियन एकर्स थे कहाँ पे? यूएसए में। वो किन से भरे पड़े थे? डेंस फॉरेस्ट्स थे वहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट से वो वहाँ पे क्लोज थे। दैट मीन्स वहाँ पे कल्टीवेशन का कोई जरिया था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हम देखें कि सेटल्ड एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स में कल्टीवेशन नहीं हो अभी, जहाँ पे पूरी तरह से वो एग्रीकल्चर फील्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, वहाँ पे जो कॉमन पीपल है या पुअर पीपल है या लैंड ओनर्स थे, वहाँ पे क्या था 800 मिलियन एकर्स जो थे वो डेंस फॉरेस्ट से भरे हुए थे। 600 मिलियन एकर्स वर ग्रासलैंड्स। तो क्या था, जो 600 मिलियन एकर्स थे, जो 600 मिलियन एकर्स थे, तो मैंने 600 MA लिखा है मींस मिलियन एकर्स, तो वो ग्रासलैंड्स की वजह से बंद थे। ये यूएसए की बात हम कर रहे हैं। यूएसए में क्या था, 800 मिलियन एकर्स डेंस फॉरेस्ट से क्लोज थे, 600 मिलियन एकर्स ग्रासलैंड्स की वजह से क्लोज थे। दैट मीन्स वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं था। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे चेंज आई, कैसे डेंस फॉरेस्ट को चेंज किया कल्टिवेटेड लैंड में, कैसे ग्रासलैंड्स को यूज़ किया उन्होंने कल्टिवेटेड लैंड्स में। दैट मीन्स कि ये चीज़ें जो है ये हमें दिखाती है कि हाउ वाज द मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन द यूएसए एंड अटलांटिक, from the Atlantic to the USA, that modern agriculture was settled because these 800 million acres of dense forests and 600 million grasslands were converted into cultivated lands. They were growing crops there. Now we will study more. Now further we will discuss about that. The most of the landscape, the most of the landscape was not controlled by the white people. जो ये लैंड स्केल था वहाँ पे, वो जो भी वहाँ पे लैंड, चाहे डेंस फॉरेस्ट थे चाहे ग्रास लैंड थे, जितना भी वहाँ पे था वो कंट्रोल में नहीं आता था, क्योंकि was not under the control of white Americans. white Americans. जो भी वहाँ पे हम देख रहे हैं, जितने भी हमने 800 मिलियन फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट थे एकर्स या 600 मिलियन एकर्स ऑफ ग्रॉस लैंड थे, तो वो चीज़ें जो है, वो लैंडस्केप जो है, वो जितनी भी लैंड है वो किन के कंट्रोल में नहीं थी? वाइट अमेरिकन के कंट्रोल में नहीं थी। अब हमें देखना है तो जो वो टोटल अमाउंट ऑफ लैंड था, जो टोटल अमाउंट ऑफ लैंड था, ये मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ, TAL, टोटल अमाउंट ऑफ लैंड जितना भी वहाँ पे था वो वाइट अमेरिकन के अंडर नहीं था। वो हमें देखना है कि किन के अंडर वो लैंड आ रहा था। Till the 1780s, white American settlements were confined to a small narrow strip of coastal land in east. 1780s तक, 1780s तक जो भी लैंड वहाँ पे थी वो अंडर आती थी दूसरे लोगों के अंदर, चाहे कॉलोनियल के अंदर आती थी या ब्रिटिश पीपल के अंदर आती थी। लेकिन जितनी भी लैंड वहाँ पे थी वो वाइट अमेरिकन के अंडर नहीं आती थी, उनके कंट्रोल में नहीं थी वो लैंड, क्योंकि वो खुद उनको सेटलमेंट दिया गया था वाइट अमेरिकन को कि वो कोस्टल एरियाज में रहेंगे। कोस्टल एरियाज होते हैं लाइक आइलैंड्स जैसे होते हैं, वहाँ पे ही वैसे ही कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे आप ऐसा सोचोगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे रूरल पीपल रहते हैं, वो वाइट अमेरिकन वैसे ही रूरल पीपल की लाइफ गुजारा करते थे, क्योंकि उनको 1780s तक उनका कंट्रोल अपनी लैंड पे नहीं था, वो भी अंडर रूल ही हुआ करते थे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इफ यू ट्रैवलर थ्रू द कंट्री एट दैट टाइम यू वुड हैव मेट वेरियस नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स, सेवरल ऑफ देम वर नोमैडिक, सम वर सेटल्ड। तो अगर हम बात करें इन कंट्रीज़ के बारे में, अगर हम ट्रैवल करें तो उस टाइम पे जो अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन ग्रुप जो थे, वो आधे लोग नोमैडिक थे,
आधे लोग वेल सेटल्ड थे. तो both were there. Some were nomadic and some were settled people. Many of them lived only by hunting, gathering and fishing. अब क्या है, जो जितने भी कोस्टल एरियाज में ये वाइट अमेरिकन रहते थे, ये अपना सर्वाइवल कैसे करते थे, अपने आप को कैसे महफूज रखते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, अपनी लाइफ स्पेन को कैसे बढ़ावा करते थे, तो वो चीज़ें ये करते थे थ्रू हंटिंग. शिकार करते थे ये लोग टू सर्वाइव. गैदरिंग, थ्रू गैदरिंग ये लोग सर्वाइव करते थे. एंड थ्रू फिशिंग, और ये फिशिंग से अपना गुजारा करते थे. तो आप सोचिए, जो वाइट अमेरिकन थे ये इन 3 चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते थे, अपने लाइवलीहुड को जी पाते थे. हंटिंग की वजह से अपने फूड के लिए हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और गैदरिंग करते थे. ये 3 चीज़ें वाइट अमेरिकन करते थे. इसके अलावा इनका कोई भी हक, कोई भी एक कंट्रोल नहीं होता था अपनी लैंड पे. ये लोग इन चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ को एक्सपोज करते थे, इन चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते थे. अदर्स कल्टिवेटेड कॉर्न, बीन्स, टबाको एंड पम्पकिन. जो दूसरे लोग थे, जैसे ये नोमेडिक में रखेंगे हम और आधों को सेटल में रखेंगे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग करते थे काम, वो कॉर्न को कल्टिवेट करते थे, वो बीन्स को कल्टिवेट करते थे, वो टबाको को कल्टिवेट करते थे, वो पम्पकिन को कल्टिवेट करते थे. दैट मीन्स दे हैव द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग देयर लाइफ. उन दोनों का जो जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे उन कोस्टल एरियाज में, उनकी एक डिफरेंट लाइफ साइकिल थी. वो डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ का गुजारा करते थे. आधे फिशिंग, हंटिंग और गैदरिंग की वजह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे. आधे क्या करते थे, कल्टिवेटेड कॉर्न, बीन्स, टबाको एंड पम्पकिन. तो इन चीज़ों की वजह से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते थे. Were expert trappers through whom European traders had secured their supplies of beaver first since the 16th century. तो आधे जो थे वो ट्रैपर्स थे, क्योंकि उन्होंने यूरोप से ऑलरेडी ट्रेड किया था. उनका ट्रेड जो था वो सिक्योर किसने किया था, यूरोप ने किया था. तो जो बीवियर फ्योर वो करते थे एक्सपोर्ट 16th सेंचुरी तक. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट ट्राइब्स इन द 18th सेंचुरी. अगर हम वापस 18th सेंचुरी में जाए, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल में. तो वैसे ही क्या हुआ, जब यूरोप ट्रेड कर रहा था, यूरोप ने जो सिक्योर किया था ब्रीव फ्यू का, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों को जो ट्रैपर्स थे वाइट अमेरिकन में, उनको वो काम देना शुरू कर दिया. और अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे. ये पढ़ा बास्केट, ब्रेड और डस्ट बाउल के बारे में. इंशाल्लाह हम नया टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे, द वेस्टवार्ड मूव एंड व्हीट कल्टीवेशन. आप इस चीज़ को फिर से रिपीट कीजिए. जो आपको एक्टिविटी ब्लॉक्स रखी है बुक्स में, वो भी आप देखा करिए, उस पर नोट्स बनाइए, असाइनमेंट्स बनाइए अपने लिए, और इन चीज़ों को आप अच्छे से जो है रिवीजन कीजिए. तो ये आज का टॉपिक था हमारा, ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल. आज 19 अगस्त 2020 डेटेड. कल हम 20 अगस्त को इंशाल्लाह द वेस्ट वार्ड मूव एंड व्हीट कल्टीवेशन पढ़ेंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.